किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं प्रगतिशील किसान रमेश मीनान जी। और आप उत्तरकाशी से हमारे बीच हैं और तरह तरह की खेती बाड़ी आप कर रहे हैं। खास बात यह है कि आप प्राकृतिक ढंग से आज खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो मीनान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार चमोली जी, आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। मीनान जी, जैसे कि प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक तरीके से खेती बाड़ी करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। और आप क्योंकि इस खेती को अब अच्छी तरह से कर रहे हैं, इस खेती को आप जान रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानेंगे प्राकृतिक खेती है क्या और किस ढंग से इसमें खेती बाड़ी को किया जाता है। जी बिल्कुल चमोली जी, प्राकृतिक का मतलब है जो हमारी प्रकृति से जो चीजें उपलब्ध हो वो प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती है वो जो है देसी गाय पे आधारित खेती है और इसके 4 स्तंभ है। अगर हम जो है प्राकृतिक खेती करेंगे या कोई करना चाह रहा है तो प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है बीजामृत, दूसरा होता है जीवामृत, तीसरा होता है घन जीवामृत और चौथा होता है आच्छादन और वापसा जी। तो ये 4 स्तंभ है प्राकृतिक खेती के। इनके आधार पे जो है प्राकृतिक खेती की जाती है। जी, थोड़ा सा इन 4 स्तंभों के बारे में जानेंगे। जैसे बीजामृत, जीवामृत आपने बताया, ये क्या है और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। जी बिल्कुल 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 चमोली जी, देखिए जो पहला स्तंभ है बीजामृत। बीजामृत मतलब बीजों का अमृत। जी। जब हम बीजों की जो है खेतों में बुआई करते हैं तो उससे पहले उस बीज को जो है उपचारित किया जाता है। बिल्कुल। तो उपचारित करने के लिए जो है बीजामृत का प्रयोग किया जाता है। तो जो बीजामृत जो है उसमें जो सामग्री मिलाई जाती है वो है आपका गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, आपका जो है चूना हो गया, आपके जो पीपल की जो पेड़ है उसकी नीचे की जो है थाल की जो मिट्टी उसमें जो है जीवाणु की संख्या ज्यादा होती है। और अगर कहीं पे अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आपके जो खेतों की जो मेड़ है, खेतों की मेड़ की जो मिट्टी जो है उसको आप जो है उसमें मिला सकते हैं। तो बीजामृत जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक प्लास्टिक का ड्रम लेना होता है और उसमें जो है लगभग जो है 20 लीटर आप लोग पानी ले सकते हैं और 5 लीटर आप गौमूत्र लेंगे, 5 किलो आप जो है गोबर लेंगे, 50 ग्राम आप चूना लेंगे और 100 ग्राम आप जो है पीपल के पेड़ की जो तले थाल की जो मिट्टी है उसको लेंगे। तो इन चीजों को जो आप जो है एक प्लास्टिक के बैरल में जो है उसको मिश्रित कर देंगे, मतलब उसको घोल के उसको आप जो है लगभग जो है 24 घंटे के लिए जो उसको जो है एक छायादार जगह पे उसको रखेंगे। 24 घंटे आप जो उसको छायादार जगह पे आप जब रखोगे तो उसको एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को जो है उसको जो हिलाना है क्लॉकवाइज जो है सुई की दिशा में उसको जो है घुमा के जो है हमारा जो बीजामृत है जो तैयार हो जाएगा। 24 घंटे के बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो जैसे हमने जो है कल जो है खेत में जो है बीज की जो है बुआई करनी है तो एक दिन पहले बीज का जो ये रेशो है ये लगभग जो है 1 कुंटल बीज का है, 100 किलो बीज का जो है ये जो रेशो है। तो इसमें आप जो है बीज को उपचारित करके उसको भिगा के उसको एक जो है सूखी जगह पे उसको जो है फैला देंगे। फैलाने के बाद जो अगले दिन आप जो है उसकी जो है बिजाई कर सकते हैं। तो पहला जो स्तंभ है वो हो गया बीजामृत। तो बीजामृत का जब उपचार करेंगे तो उसके लिए ये सामग्री जो बताई वो उसमें जो उपयोग की जाएगी जी। दूसरा आ गया आपका जीवामृत। तो जीवामृत मतलब जीवों के लिए जो है अमृत। हमारे जो जितने भी खेत में जो हमारे फसलें हैं या फिर हमारे जो पौधे हैं उनके लिए ये जो जीवामृत है वो जो है अमृत का काम करता है, खाद उर्वरक का काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है जैसे कच्चे जो पोषक तत्व होते हैं जमीन में उनको पकाकर वो जो है पौधों को या फसलों को जो है उपयोग में लाता है। और तीसरा हो गया आपका जो है घन जीवामृत। तो घन जीवामृत जो है आपका जो गोबर है, जितना आप गोबर जीवामृत में लेंगे उतना तो लेके जो आपका जो गोबर शेष बचेगा उसको लगभग जो है 1 कुंटल गोबर लेंगे और 1 कुंटल गोबर में जो है आप जो है 10 लीटर आपका गौमूत्र हो गया और आपका जो है 2 किलो बेसन हो गया, 2 किलो गुड़ हो गया और 100 ग्राम आपका जो है मिट्टी हो गई, मेड़ की मिट्टी। इनको जो है मिक्स करके सारा मिक्स करके गोबर को मिक्स करके उसको जो है फैला देंगे। जब फैलाने के बाद जब गोबर सूख जाएगा तो उसको आप जो छान के जो है इकट्ठे में भर के उसको खेतों में जो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती में इन जरूरी जो 4 स्तंभ हैं इनकी जरूरत होती है। अच्छा, आपने शुरुआत कैसे करी, आपके मन में कैसे आया कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है? और क्योंकि प्राकृतिक खेती जब आपने करी है तो कई सारी दिक्कतें भी आपको आई होंगी, तो इनके बारे में भी थोड़ा आपसे जानें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चमोली जी, आज से 4-5 साल पहले जब कोरोना आया था सभी लोग घर पे आए। मैं भी प्राइवेट जॉब करता था तो मुझे भी घर पे आना हुआ, आना ही था स्वाभाविक। सब जब घर आए तो मुझे भी आना पड़ा। तो लगभग 1-2 महीने जब घर पे रहा जी तो काम धाम तो कुछ था नहीं। तो एक दिन बैठे बैठे जो है टीवी देख रहा था जी। और जब टीवी में जो है एक प्रोग्राम चल रहा था, सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती के जो जनक हैं उनका एक प्रोग्राम चल रहा था प्राकृतिक खेती पे।
तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ जो है अच्छी जानकारी और अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आजकल की जो फसलें जितने भी हमारे जो खेतों में जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसमें जो है तमाम प्रकार का जो है रसायनों को जो मिश्रण किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो है किसी भी प्रकार का जो रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें जो है आपके देसी गाय के जो गोबर है, गौमूत्र है, इन चीजों का इस्तेमाल करके जो है सूखी और गीली खाद जो है बनाई जाती है जी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें जो है हमें जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए, सबको लौटना चाहिए प्राकृतिक खेती। और तो मैंने भी जो है देखा, लगभग जो हर दिन सुबह चलता था, तो मैंने रोज देखना जो शुरू कर दिया। तो 1-1.5 महीने बाद मुझे कुछ आइडिया आया कि मुझे ये काम करना है, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे जो है प्राकृतिक खेती करनी है जी। तो मैंने इस पे जब 1-1.5 महीने के बाद जब मैंने काम शुरू किया तो उसमें पहले मुझे बहुत समस्या यह हुई कि हम तो बाहर रहते थे, जो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, खेती बाड़ी तो वैसे हम बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन जो एक व्यवसाय के तौर पे जो है वो 4-5 साल पहले जो मैंने शुरू किया। तो शुरू में सबसे पहले तो मैंने देखा हमारी जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उस पर घेरबाड़ नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने घेरबाड़ करवाई। फिर एक पशुओं के लिए एक जो है गौशाला बनाया, फिर पानी की व्यवस्था की वहाँ पे, फिर एक गाय लाई, मैंने गाय ला के जो है गोबर भी उसका इस्तेमाल करने लगा, और उसका जो दूध है जो बाजार में जो है उसकी बिक्री करने लगा। तो धीरे धीरे जो मतलब एक जो सुधार होने लगा, भले समय लगा, बहुत परेशानी हुई। और हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत पहाड़ों में वो है जंगली जानवरों की। तो जब शुरू में काम शुरू किया तो कई समस्याएं आने लगी। मतलब एक बार जो है सोचा हमने कि यार इस पे क्यों ना ऐसी फसलें लगाई है जिसको जो है जंगली जानवर जो है नुकसान न पहुंचाए। तो हमने जो है इसकी जगह पे जो हमारी फसलें थी, जैसे धान, गेहूं, दालें, तो इनको कम करके हमने जैसे हमारी हल्दी हो गई, अदरक हो गई, औषधीय पौधे हो गए, तो इन पे हमने काम करना जो है शुरू कर दिया जी। तो उससे ये हुआ कि जंगली जानवरों का जो है जितना प्रकोप पहले होता था वो थोड़ा कम हो गया। तो अब धीरे धीरे ये है कि जंगली जानवर तो फिर भी आ रहे हैं खेतों में, पर उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना पहले होता था जी। अच्छा मीनान जी, प्राकृतिक खेती की बात करें तो शुरुआत जब आपने करी तो प्रशिक्षण वगैरह लिया आपने? बिल्कुल, प्रशिक्षण के बिना तो शायद कोई काम असंभव है। हमारा जो केवीकी है, कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसोड़ में जी, वहाँ पे एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर पंकज नोटियाल, आज वो हरदोई में है जी, प्रधान वैज्ञानिक के तौर पे। तो उस समय वो चिन्यालीसोड़ में थे। तो जब वहाँ पे जो है पहला प्रशिक्षण उसका प्राकृतिक खेती का हुआ, तो मुझे कहीं से पता लगा और मैंने तुरंत जो है डॉक्टर साहब से संपर्क किया, नोटियाल जी से। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो है प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेनी है। तो डॉक्टर साहब मान के बोला आप आइए, आप ट्रेनिंग लीजिए। वहाँ पे आए, 2-3 दिन की हमने ट्रेनिंग ली। तो जो हमने टीवी पे देखा वो तो देखा ही था, लेकिन प्रैक्टिकल जो है हमें बीजामृत बनाना, जीवामृत बनाना, घनजीवामृत बनाना, और साथ में उन्होंने जो है हमें फोन के माध्यम से समय समय पे जहाँ हमें दिक्कतें हुई उन्होंने हमारा जो मार्गदर्शन किया, और आज हम जो है खेती को परिपक्व ढंग से जो हम लोग करने लगे हैं जी। अच्छा मीनान जी, आपके साथ कितने और किसान कर रहे होंगे प्राकृतिक खेती? मेरे साथ में हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा नहीं, 50-60 है, लेकिन जो बाहर के ऑल इंडिया के ग्रुपों से मैं जुड़ा हूँ, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि लोग जब हमसे संपर्क करते हैं कि हमसे पूछते हैं कि कैसे जीवामृत बनाना है, कैसा बीजामृत बनाना है, कैसा घनजीवामृत बनाना है, तो हम उन लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से उनको जो है सिखाते हैं। हमारी जो वीडियो बना रखी है अपनी जीवामृत, घनजीवामृत और बीजामृत को, तो उनको हम शेयर करते हैं। और कई बार हम लोग जो है फोन से लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो उनको हम जो है इसकी जानकारी देते हैं और लोग उस चीज को अपना रहे हैं। तो आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा है, ताकि और भी हमारे जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो। अच्छा मीनान जी, आप बात करें हम, क्योंकि प्राकृतिक खेती है और सारी चीजें हमने जो प्रकृति से मिली हैं उसी से हमने खेती करनी है, तो जब हमारी फसलों में रोग और कीट लग जाता है तो उसको कैसे इसमें नियंत्रित किया जाता है? क्योंकि अधिकतर किसान रसायनों का प्रयोग इन्हीं रोग और कीटों से फसलों को बचाने के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। चमोली जी, देखिए सबसे पहली बात, हम लोग जो है हमारा जो फसल में जो कीट लगने का कारण है वो सबसे पहला है हमारा जो है जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें पता नहीं कुछ बताया कुछ ज्यादा ही निकलता कुछ और। तो सबसे पहले कीटों का नियंत्रण करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है अच्छे बीज का चयन करना चाहिए। दूसरे में अगर हम लोग जो है बीजामृत से बीज को उपचारित करेंगे तो उसमें कुछ % लगेगा, कीट लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि जो कीट लगेगा कम मात्रा में लगेगा। क्योंकि जब हम जो है बीजामृत में जब बीज को उपचारित करते हैं तो जो खराब बीज होता है वो हमारा जो है अलग छंटनी हो जाती है उसको, और बीजामृत में जो है जो सही बीजों को नीचे जमीन पे बैठ जाता है और जो खराब बीज होता है ऊपर जो है पानी में आ जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग जो है बीजामृत से जब हम बीज को ट्रीट करते हैं तो कुछ % उसमें जो है रोग की जो है मात्रा घट जाती है। दूसरे में अगर हम जो है खेतों में अपने जो है जीवामृत का समय समय पे अगर हम जो है छिड़काव करते हैं तो उससे भी जो है हमारी फसल में जो है कीट और रोग कम लगते हैं। तीसरा हमारा घनजीवामृत है, वो फसलों में जो है अच्छी ग्रोथ देता है,
तो उसमें कीट की संभावना कम रहती है। उसके बावजूद अगर कीट लगता है तो हम लोग जो है, हमारा जो गौमूत्र होता है गाय का, उसमें जो है जैसे 15 लीटर में 1 लीटर आधा लीटर, उसमें जो है 15 लीटर में जो 12 लीटर के 12-13 लीटर हमने उसमें जो है पानी मिला के उसमें 1-1.5 लीटर 2 लीटर उसमें जो है गौमूत्र का अगर समय समय पे छिड़काव करेंगे तो कीट की संभावना कम रहेगी। फंगस के लिए हम लोग जो है खट्टी लस्सी, जो हमारी मट्ठा होती है, खट्टी मट्ठा को जो हम जो है 2-3 दिन पुरानी मट्ठा, उसको जो हफ्ते दिन में 15 दिन में आप इसमें जो है छिड़काव करते रहे तो रोगों की संभावना कम रहेगी। तीसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है राख। महीने 2 महीने में अगर आप राख का जो है घोल बना के फसलों में छिड़काव करेंगे तो उससे भी जो है कीट नियंत्रित होंगे। जी अच्छा मीनान जी, क्या लगता है आपको पहाड़ों में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में तमाम जो हमारी खेतें हैं वो खाली पड़ी हैं, बंजर वो भूमि पड़ी हैं और पलायन जैसी समस्या भी आई है, तो अगर उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को लोग अपनाएंगे तो दोबारा से लोग वहां पर जाएंगे, दोबारा से खेती बाड़ी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चमोली जी, सबसे पहली बात है कि जो प्राकृतिक खेती है उसका जो उत्पाद है वो रसायन से थोड़ा कम तो है, क्योंकि रसायन से आप अत्यधिक उत्पादन तो ले सकते हैं लेकिन एक समय तक जी, उसके भी एक लिमिट होती है, क्योंकि रसायन जो हमारे जो कीट मित्र थे वो खत्म हो गए, जमीन में जो केंचुए थे वो खत्म हो गए, हमारी जमीन जो है सख्त हो गई। उसमें जब बारिश होता है तो उसका जो पानी जो सख्ती जमीन की वजह से जो है पानी जो है सीधे बह जाता है खेतों से। लेकिन जो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें जो है केंचुओं की संख्या ज्यादा रहती है, और केंचुए हमारे जो है देसी केंचुए, जो हमारे जमीनों के जो केंचुए हैं, उनका काम होता है एक जगह से जब वो छिद्र करते हैं तो वो दूसरी जगह से निकलते हैं। फिर जैसे एक जगह से अगर नीचे जाएंगे तो दूसरी जगह से ऊपर आएंगे। लेकिन अगर हम रसायन खेतों का जो है रसायन खादों का अगर खेतों में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो केंचुए हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो घट जाती है। तो अगर हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आज प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनकी इतनी डिमांड है, खासकर हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी डिमांड है कि हम जो है पूरी नहीं कर पा रहे। तो अगर हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारी जमीन एक तो उपजाऊ बनेगी, हमारा क्लाइमेट सही रहेगा, वातावरण सही रहेगा, विष मुक्त रहेगा। और दूसरी बात में अगर हम लोगों को अगर हम लोग जागे नहीं, हमारे जो नवयुवक साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई जो बाहर होटलों में नौकरी कर रहे हैं 10,000 15,000 के लिए, तो उनसे मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है रिवर्स प्लान करके जो आप जो है किसी के 10,000 15,000 की जो नौकरी करने से बढ़िया है आप अपने घर में 5,000 10,000 कमाते हो तो हमारे लिए क्या है कि अस्थायी रोजगार है। किसी का दिन काम करने से अच्छा है अपने स्वयं के मालिक बनो। जी, निश्चित तौर पे जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारी जो भूमि है उपजाऊ बनेगी और धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ेगा। जी। और जो उत्पाद है उसके तो अच्छे खासे दाम हमारे किसान साथियों को मिल ही रहे हैं। रमेश मीनान जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद चमोली जी।